नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एटी और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज शाम काशी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर अवकनी को लेकर भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे और करेंगे स्वागत। और अपर्णा यादव को लेकर शिवपाल सिंह यादव का बयान, सपा में शामिल होने को लेकर किया इशारा। और वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। और एमएलसी चुनाव को लेकर सपा की तैयारी तेज, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का किया आयोजन। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो वाराणसी से है। जहां बता दें हमको कि वाराणसी के अंदर जो काशी धर्मनगरी में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। खबर इस वक्त की वाराणसी से देख रहे हैं आप, जहां बता दें हमको कि आज शाम तकरीबन 7 बजे काशी पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा और कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार आज उनका काशी आगमन। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से देख रहे हैं आप, जहां एयरपोर्ट पर आगवानी को लेकर भूपेंद्र चौधरी जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच सके और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे नड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको वाराणसी से, जहां नड्डा के काशी आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हमको वाराणसी से, जहां अपने कार्यकाल विस्तार के बाद आज पहली बार जेपी नड्डा जो है वो पहुंच रहे हैं वाराणसी और तकरीबन जो है 7 बजे का समय बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 बजे तक जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे वाराणसी। इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद ही आज इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ, तो भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचेंगे आगमनी को लेकर। इसी खबर पर रुक कर लेते धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, क्या कुछ पूरी अपडेट है? भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, सीएम भी पहुंचे हैं, मतलब लगातार जो बीजेपी के मंत्री हैं उनका जमावड़ा यहां देखने को मिल रहा है। देखिए अंजलि, बिल्कुल आपको बता दें, कार्यकाल के विस्तार के बाद आज पहली बार काशी आ रहे हैं जेपी नड्डा, जिसको देखते हुए उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी काफी पहुंचेंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफी पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी भी काफी पहुंचे हुए हैं। ये सभी नेता जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे और आज देर शाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में एक बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा। कल सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, इसके बाद वो गाजीपुर जाएंगे, जहां गाजीपुर में एक सभा को संबोधित भी करेंगे। गाजीपुर सीट भाजपा पिछली 2019 की चुनाव में हार चुकी थी, वहां से मनोज सिन्हा सांसद थे, अभी इस समय अफजान अंसारी वहां से सांसद है। तो जो हारी हुई सीट है भाजपा की, पूरी नजर भाजपा की उस पर है कि इस बार 2024 के चुनाव में वो सारी सीटें जीती जाए। हालांकि अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने अपने बाइट में मीडिया से ये कहा है कि यूपी की 80 सीट और पूरे देश में 400 सीट भाजपा का इस बार टारगेट है। तो पहला जो भाजपा का संगठनाथ है वो गाजीपुर से भाजपा करना चाह रही है, क्योंकि पूर्वांचल की सभी सीटों पर भाजपा अपना पूरी तरीके से पैर जमाना चाह रही है। जी अंजलि, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम और जेपी नड्डा देखिए वाराणसी पहुंच चुके हैं और किस तरीके से जो एक माहौल, सियासी माहौल है वो गर्माता हुआ जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और कल 20 तारीख को गाजीपुर में एक बड़ा जो है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जो हम बता दें आपको कि शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है और अपर्णा यादव को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए शिवपाल सिंह यादव नजर आए हैं। जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और के संस्थापक समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया है और सपा उनकी पार्टी है। पत्रकारों के द्वारा जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि अभी तक सपा में कोई उनको पद नहीं मिला, तो साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरे भतीजे और सपा अध्यक्ष हैं, मैंने
उन्हें अपना नेता स्वीकार किया है। उनकी तरह मैं भी सपा का विधायक हूं और सपा मेरी पार्टी है और मैं पहले पदों पर भी रहा हूं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लेते हुए कहा कि पार्टी के जो लोग हैं वो संघर्ष के पथ पर निकलेंगे और निश्चित ही बीजेपी की लंका जलाएंगे। में क्या आने वाले समय में वो भी आ सकती है क्या समाजवादी? देखिए, जितने भी समाजवादी हैं, अगर पक्के समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम तो सबसे कहेंगे सब लोग आओ और सब लोग मिलकर के भाजपा को अरे क्या बात, क्या सवाल पूछा, कमाल, इतने बड़े पत्रकार हैं, क्या सवाल। अच्छा, सवाल जब बहू है तो जब भी कोई त्योहार होता, कोई फंक्शन होते तो सब लोग इकट्ठे रहते, परिवार के सुख में दुख में सब में शामिल होते। और इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी दौरे पर हैं और जमकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से देख रहे हैं आप, जहां वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे थे और मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जहां जेपी नड्डा के अगवानी के लिए वाराणसी पहुंचे हुए मौर्य और मौर्य वरुण गांधी का क्या होगा वो भी पार्टी तय करेगी। तो लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहना है वो बयान भी सुनिए। में आने का जब अवसर मिलता है वह जीवन के लिए सौभाग्य की बात होती है और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल विस्तार हुआ है उसके बाद शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए काशी आया हूं और सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे, ऐसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। सर, रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कह रहे हैं कि पप्पू कहा जाना राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आप लोग क्यों बार बार उनको पसंद करते हैं? मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकार उन्होंने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे, हार गए और केरल से जीत करके भारत की संसद के सदस्य हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय राहुल अध्यक्ष। गांधी का क्या होगा पीलीभीत से सांसद? ये मैं कैसे, उनसे पूछो ना। क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से और इस बीच बहराइच से भी खबर के रुख कर लेते हैं, जहां एमएल से चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो अब सतर्क हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बहराइच से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त बहराइच से, जहां यूपी के 17 जनपदों में 94 विधानसभा में होने वाले स्नातक एमएल से चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अलर्ट नजर आ रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।
फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से करुणाकांत जी मौर्य समाजवादी पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इस चुनाव को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं और माननीय पूर्व मंत्री आशीष शाह के निर्देश पर आज विधानसभा क्षेत्र बहराइच के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है और हर वार्ड हर मोहल्ले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बहराइच विधानसभा की चुनाव की संचालन की बागडोर पूर्व चेयरमैन तेजे खां, अब्दुल मन्नान साहब और अफसार सानू, मनु देवी, सुमन शर्मा कई नेताओं को दी गई है और ये लोग पूरे ज़िले में और विधानसभा बहराइच का पूरा दौरा करके वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में स्नातक के जो वोटर हैं उनका वोट कराने का काम है। देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा पर तमाम लोग नौकरी कर रहे हैं जिनका शोषण पूंजीपति लोग कर रहे हैं। तो जो स्नातक लोग हैं सरकार के प्रति उसके रवैये के प्रति बड़ा उनमें आक्रोश है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। और इस बीच चंदौली से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की चंदौली से, जहां बता दें आपको कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर सतर्क हो गया प्रशासन और डीएम और एसपी ने बलुआ घाट का जो है वो निरीक्षण किया है। तो खबर इस वक्त की चंदौली से है, जहां मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसपी ने बलुआ घाट का औचक निरीक्षण किया है। चेंजिंग रूम, शौचालय समेत सुरक्षा की कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं और स्वास्थ्य महकमे को दवाओं की जो उपलब्ध है उसको भी रखने के निर्देश दे दिए हैं। रात्रि विश्राम की व्यवस्था किए जाने के भी कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मौनी अमावस्या का यहाँ पे पर्व मनाया जाता है, जिसमें सभी जो श्रद्धालु हैं आकर के स्नान करते हैं पश्चिम वाहिनी गंगा बलुआ तट पे। उसकी व्यवस्था के अंतर्गत उसकी जो पर्याप्त व्यवस्था उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि लगभग 2.5-3 लाख की भीड़ यहाँ पे रहती है उस समय, मैं और कप्तान साहब आज यहाँ पे आए हैं बलुआ घाट पे निरीक्षण करने। और समस्त जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है ताकि सेफ जो है उनका एक सुरक्षित स्नान हो सके, और चेंजिंग रूम्स की है, लाइटिंग की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, इसके अलावा उनका टॉयलेट्स की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो वो सारा हम देखने के लिए आए हैं और हमने सारे जो है व्यवस्था का निरीक्षण भी कर लिया है, साफ सफाई का भी। और इसी बीच शाहजहांपुर से खबर है, जहां एक युवक का मौत होने का मामला सामने है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। खबर इस वक्त की शाहजहांपुर से देख रहे हैं आप, जहां एक 32 साल के युवक की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और परिवार ने जो है हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। जहां रोजा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति के सामने हरियाली फील्ड मैदान में विजय कुमार पुत्र अजय कुमार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक विजय कुमार अब्दुल्लागंज में लाइनमैन के पद पर तैनात था और कल शाम से वो घर पर नहीं पहुंचा था। परिवार के लोग जो है उसकी तलाश करने में लगे हुए थे, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली, जिसके बाद शव मिलने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है। क्या नाम है उनका और क्या हुआ उनके साथ में, कहाँ गए थे? ये सुबह 9 बजे ड्यूटी निकले हुए थे। ड्यूटी से वहाँ से वापस नहीं आए घर पे। जब रात में जब घर पे नहीं वापस आए तो इनकी दौड़ा धाड़ी हुई, तो काफ़ी देर तक की रात भर ढूंढते रहे इनको, लेकिन ये इनका कोई पता नहीं मिला। उसके बाद सुबह जब उठे हैं तब जाके लोकेशन थोड़ी सी मिली, तो लोकेशन क्लियर नहीं हुई। तब जाके नेट मोबाइल पे देखा तो मोबाइल पड़ा हुआ था, गाड़ी खड़ी हुई थी इनकी और ये लेटे हुए थे आराम से, इनकी मौत हो गई वहीं पे। क्या लग रहा है, कहीं कुछ पास से क्या मिला है, क्या शंका जाहिर की रही? शंका जाहिर जिकारी की गई, इनकी हत्या करी गई है। कोई रंजिश या कोई किसी से चल रही थी? अभी रंजिश का तो पता नहीं है साहब की, रंजिश किससे नहीं है। क्या करते थे ये? पावर हाउस में काम करते थे, घर फाटक पे। क्या नाम था इनका? विजय कुमार, अजय कुमार। तो क्या मांग कर रहे हो? साहब हम क्या बताएंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते।
और सवेज जनपद बागपत से बड़ी खबर इस वक्त जो हम बता दें हमको कि एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त बागपत से, जहां बागपत में कलयुगी बेटे की दिल दहला देने वाली एक करतूत सामने आई है। बताते चले कि कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो चला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी मां का बेल्ट से गला दबाकर हत्या की है और मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचे और शव को अपने कब्जे पे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। सीओ ने मौके पर पहुंचकर हत्या के मामले में पड़ताल की है और बताया है कि वकील की पत्नी कि उसके बेटे ने हत्या कर दी है और कहा है कि गिरफ्तारी के बाद घटना के कारण पता चल पाएगा। 2022 को आवास विकास कॉलोनी से श्री जितेंद्र सोलंकी एडवोकेट द्वारा थाना बड़ौत पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी पत्नी की उनके बेटे द्वारा हत्या की गई है। थाना बड़ौत पुलिस के प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया और फॉरेंसिक साइंस की टीम बुलाकर उसका घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है और बगी साहब के पुत्र रजत को हिरासत में। और सिद्धार्थनगर से खबर है जहां बता दें वो कि तकरीबन 39 जो वाहन है उनकी नीलामी की गई है और राजस्व को जो प्राप्ति हुई है वो 75,000 रुपए। ये बड़ी खबर है इस वक्त सिद्धार्थनगर से, जहां ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत सिद्धार्थनगर की जो बासी कोतवाली है वहां पर 41 वाहनों की नीलामी कराकर करीब 4,75,000 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एसडीएम बासी प्रमोद कुमार, प्रभारी सीओ राणा महेंद्र प्रताप सिंह और परिवहन विभाग ने आरआरआई ब्रजेश कुमार कोतवाली, निरीक्षक अनुज सिंह की मौजूदगी में कुल 39 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया की है। ये पूरे जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जो हमारे यहाँ माल मुकदमाती, लावारिस एवं अन्य सीज गाड़ियों को न्यायालय के निर्देशानुसार व एसडीएम साहब के निर्देशानुसार व कुछ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वाहनों की नीलामी की जा रही है, जो कबाड़ गाड़ियां थाने पर अनावश्यक रूप से खड़ी हैं। इस नीलामी के क्रम में आज थाना बासी पर एक ट्रक, एक कार, एक जीप और 36 मोटरसाइकिल कुल 39 गाड़ियों का नीलामी की गई। जो नीलामी दूर दराज के जनपदों से लोग आए हुए थे। नीलामी 4,05,000 में नीलामी छूटी। इस पर 18% जीएसटी लगभग 4.25 लाख का राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो गवर्नमेंट कोष में जा रही है। और इससे थाना का की प्रक्रिया वाहनों की हुई है। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते नीलामी में जैसे वाहन का जो नंबर है उनके नाम से नया रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इस बारे में क्या बताना चाहिए? और इसमें तो आरटीओ द्वारा एक तो जितने वाहन हैं वाहन का लिस्ट वहाँ चला जाता है और कोर्ट के द्वारा इसमें आदेश होता है। तो इसके तहत जो है आरटीओ सभी नंबर है, वहाँ चाहें तो अगर किसी को चलाना भी हो उसमें जो सही गाड़ियाँ हैं तो उनके द्वारा जो है परिवर्तन हो सकता है चलाने के लिए। काफी सर, एक आखिरी सवाल, नीलामी जब जैसे आज वाहन की हो गई तो और इस बीच बिजनौर से भी खबर है जहां बता दें हमको कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसकी बात की देखने को मिली है। बस में जमकर लूटपाट की है बदमाशों ने। खबर बिजनौर से इस वक्त जहां बता दें हमको कि बिजनौर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बंद मकान के पास बस यात्रियों ने लूट की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए और जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर इलाके के रोडवेज बस स्टैंड के पास एक बंद मकान के पास रोडवेज बस यात्रियों से लूटपाट की योजना बना रहे थे। क्या पूरा मामला है? देखिए, बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि प्रभात गुप्ता की कोठी है रोडवेज बस अड्डे के पास, उसके पीछे एक खोखा है। उस खोखे के पास 3 लड़के खड़े हैं जो बस यात्रियों से किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नरेंद्र गौड़, इंस्पेक्टर अपराध कोतवाली नगर बीरेंद्र सिंह, एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और इनकी टीम पहुंची वहां पर। इनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ा तो इनके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर के और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ करने पर इनका नाम, जो गैंग लीडर है उसका नाम राशिद है, जो थाना दनकौर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर,
का हिस्ट्री सीटर है। इसके 2 साथी, एक थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला है और एक कोतवाली सदर नगर का रहने वाला है। इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 18,000 रुपये भी मिले नगद। राशिद जो गैंग लीडर है, थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला, उसके खिलाफ 1 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, जिसमें से 3 मुकदमे डकैती के हैं। 3 और इस बीच चंदौली से भी खबर कर लेते हैं। चंदौली में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एक शातिर चोर गैंग का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस की बड़ी खबर चंदौली से देख रहे हैं आप, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। वाहन चोरी करने वाले गिरोह का जो है भांडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है और चालक की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया, जहां फेंका था, जहां कार की लूट करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। चंदौली से खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। क्या मामला है? देखिए, 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनका जब इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि इन्होंने लूट भी करी और मर्डर भी करा है। पुलिस के पास हमारे थाना चंदौली सर्विलेंस टीम और एसओजी टीम के मुखबिरी थी कि एक गाड़ी जो कि लूट की है वो बिहार बेचने के लिए कोई लेके जा रहा है। तो पुलिस ने अपनी टीम लगा के इनको पकड़ा। सूचना में ये पता लगा जब इनसे पूछताछ की गई कि इनके द्वारा 15 तारीख को इलाहाबाद से, प्रयागराज से बेसिकली एक गाड़ी को बुक किया गया लूट की नीयत से। उसमें जो ड्राइवर था उसको मिर्ज़ापुर ला के इनके द्वारा रास्ते में मार दिया गया और उसकी बॉडी को जौनपुर में फेंक दिया। और ये लोग 13 तारीख को ही, इसमें 2 लोग जो हैं वो बम्बई से आए थे, एक आदमी लोकल था। ये 3 लोग मिल के आगे फिर गाड़ी को बेचने के प्रयास से इधर उधर लोगों से संपर्क कर रहे थे। और फिर जब इनके पास ये बिहार निकलने की कोशिश में थे बेच के गाड़ी को, तो हमारी टीम का सूचना मिली। तो टीम ने इसको मिल के एसओजी सर्विलेंस और थाना चंदौली की टीम ने मिल के इसको इंटरसेप्ट किया। इन तीनों को अरेस्ट किया। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है। जो गाड़ी है जिसके ड्राइवर को इन्होंने जिसे गाड़ी लूटी और इसको मार के उसकी बॉडी जौनपुर में फेंक दी, उस संबंध में भी जौनपुर में मुकदमा पंजीकृत है। वो गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनके जो आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये लोग बम्बई से कुछ इसमें से व्यक्ति आए थे, तो वहाँ भी जानकारी की जा रही है। इन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 3 लोग मिलके एक ड्राइवर को लूट की नीयत से उन्होंने ये कार्य किया है। सर, पहली बार घटना हुआ कि इसके पहले भी ये लोग करते रहे? इनका गैंग है? अभी हम आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग बम्बई से इसमें कुछ आए थे, तो वहाँ भी हमने पूछने के लिए एक टीम से बातचीत चल रही है हमारी। और आसपास के जितने जनपद हैं, जल्द इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी कि इनके द्वारा। और इस बीच देवरिया से भी बड़ी खबर इस वक्त की, जहां देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक शातिर गैंग का खुलासा कर दिया है। तो खबर देवरिया से देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। तो देवरिया जनपद में 3 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा फायर करके कलेक्शन की रकम लूट कर ले जाई गई थी, जिसके संबंध में थाना भाटपार रानी पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए एक विवेचना की गई थी और पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया। बिस्तौली के पास में एक घटना हुई थी, 11 तारीख की घटना है, जहां शाम को लार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किराना व्यवसायी के साथ में कुछ बदमाशों ने पैर पर गोली मारी और उसके बाद उनका जो लगभग 3.5 लाख रुपए कैश है वो लूट लिया था। इस घटना को हमारी जो है स्वाट टीम और थाना प्रभारी की जो टीम है उनके द्वारा सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें अभी तक 4 अभियुक्तों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। लूटे गए कैश में 2,05,000 रुपये हम लोग बरामद कर चुके हैं और घटना में प्रयुक्त की गई जो एक मोटरसाइकिल है और एक और मोटरसाइकिल जो बिहार राज्य से लूटी गई है उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर दिया गया है। घटना में जो वेपन्स यूज़ हुए थे उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी कर ली है और इस अच्छे कार्य के लिए आईजी गोरखपुर सर की तरफ से हमारी जो टीम है, जो वर्कआउट करने वाली टीम है, उसको 50,000 रुपये का जो इनाम है वो दिया जाना है। और इसी बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर इस वक्त जो हम बताते हैं आपको कि एक दिव्यांग व्यक्ति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। तो खबर इस वक्त मुरादाबाद से देख रहे हैं हम, जहां दबंगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। तो मुरादाबाद जनपद में दिव्यांग व्यक्ति ने गांव के दबंग लोगों पर उसकी जमीन का धोखाधड़ी करके बैनामा कराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आप देख रहे हैं, जहां पीड़ित ने आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। दरअसल पीड़ित का कहना है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर और
मेरा नाम नेत्रपाल है। नेत्रपाल, हाँ। नेत्रपाल कहाँ रहते हो? मोहम्मदपुर बस्तौर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, मुझसे जो है कुछ लोगों ने मिलकर के फर्जी बैनामा करा लिया है मेरी ज़मीन में से, और वो अब टाउचर कर रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं ज़मीन। कहाँ पर है? मोहम्मदपुर बस्तौर में ही है। थाना? थाना मनढेर। कितनी ज़मीन है? मेरी ज़मीन है लगभग 17 बीघे ज़मीन है। वो 3 खातेदार हैं। जिन्होंने फर्जी बैनामा कराया है? वो लोग जो हैं, एक तो तेहर सिंह लेखपाल है तहसील बिलारी, और एक जलालुद्दीन प्रधान ग्राम मोहम्मदपुर बस्तौर। और में इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ सिटी के साथ। नमस्कार।